Hello friends, I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from शारदा समृद्धि गाइडेंस SSG। अगर SFM की थियरी की वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। योर व्यूज़ एंड सजेशंस मैटर्स टू मी अलॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ, जो कि है मर्जर, एक्विजिशन और रीस्ट्रक्चरिंग पर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म डीमर्जर। तो डीमर्जर का मतलब क्या होता है? तो इसमें लिखा है कि द वर्ड डीमर्जर इज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे पहले हमें बताना कि डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ये एक डीमर्जर भी एक तरह की स्कीम होती है फॉर रिकंस्ट्रक्शन या फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एंटिटी, जो कि ट्रांसफर या फिर सोल्ड की जाती है टू अनदर परचेजिंग कंपनी या फिर एंटिटी। यानी कि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसी स्कीम को हम डीमर्जर कहते हैं, जहाँ की एक अंडरटेकिंग को दूसरी अंडरटेकिंग परचेज करती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इवन आफ्टर डीमर्जर जो ट्रांसफरिंग कंपनी है, यानी कि जो कंपनी बिक रही है, वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो रहती है और अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है डीमर्जर के अंदर। अब हमें देखना है कि डीमर्जर कौन कौन से केसेस में सुटेबल होता है। तो डीमर्जर 3 केसेस में सुटेबल होता है। सबसे पहले तो रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि उसके डेफिनेशन में ही दिया हुआ था। उसके अलावा जो है वो है डिवीजन ऑफ फैमिली मैनेज्ड बिजनेस। तो जब एक फैमिली मैनेज बिजनेस होता है, जैसे कि आप रिलायंस का एग्जांपल फिर से ले सकते हैं, तो जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तो उनके अंदर डिवीजन हुआ फैमिली मैनेज बिजनेस का, तो वो भी एक तरह का डीमर्जर हो गया। और लास्ट होता है मैनेजमेंट बायआउट। मैनेजमेंट बायआउट का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी है। तो इस हिसाब से हमारा डीमर्जर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है, एक्सप्लेन द सिनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट विद मर्जर एंड एक्विजिशन। तो हमें एक्सप्लेन करना है सिनर्जी का मतलब क्या होता है, या फिर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो कि है व्हाट इज कमर्शियल मीनिंग ऑफ सिनर्जी एंड हाउ इट इज यूज्ड एज अ टूल व्हेन डिसाइडिंग मर्जर और एंड एक्विजिशन। तो हमें कमर्शियल मीनिंग बताना है सिनर्जी का, और साथ ही साथ ये बताना है कि कब वो एक टूल की तरह, जैसे कि डिसाइड करना है कि मर्जर एक्विजिशन करना है या नहीं, उसके डिसीजन को लेने के लिए कब ये सिनर्जी एक टूल बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिनर्जी का डेफिनेशन, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए बी इज मोर देन वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी। इसको एकदम सिंपल टर्म्स में समझना है तो मैं 2 एग्जांपल दे सकती हूँ। सबसे पहला मतलब आता है 2 और 2 5, 2 + 2 इज नॉट 4 बट 5। और सेकेंड एग्जाम्पल ये होता है कि 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट 11। 1 और 1 11। तो सिनर्जी का अगर हम फॉर्मल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब क्या होता है, ए कंबाइंड वैल्यू ऑफ 2 और मोर फर्म्स शैल बी मोर देन 2 फर्म्स और कंपनी शैल बी मोर देन देयर इंडिविजुअल वैल्यू। यानी कि अगर उनकी इंडिविजुअल वैल्यू करेंगे तो जितनी आती है उससे ज़्यादा, जब उनको कंबाइन कर देंगे तो वो वैल्यू उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो हम उसे सिनर्जी कहते हैं। अब ये सिनर्जी के क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ या क्या गुड एग्जाम्पल हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी जो है वो उसके पास गुड नेटवर्किंग है ऑफ ब्रांचेस, और दूसरी कंपनी है जिसके पास एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक जना है वो मार्केटिंग अच्छी कर सकता है और एक जना प्रोडक्शन अच्छी कर सकता है। तो अगर ये दोनों साथ में मिल जाएं तो इनका जो काम है वो ज़्यादा अच्छी तरह से जम सकता है, इसे भी हम सिनर्जी कहते हैं। तो वही है कि एक के पास नेटवर्किंग है ब्रांचेस की, और दूसरा कंपनी जो है वो एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम में डील अच्छा करता है। तो ये दोनों अगर मिल जाएं तो ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। उसके अलावा एग्जाम्पल अलग अलग दिए हुए हैं कि अगर हम 2 कंपनियों को मिलाएंगे तो सिनर्जी किस हिसाब से किस किस पॉइंट में मिल सकती है। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट आता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। 2 छोटी कंपनियां अगर मिल जाए तो उनको बड़ी कंपनी एक बन जाएगी, और इस हिसाब से उनको इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिल जाएगा। इसके साथ ही अगला पॉइंट आता है रिडक्शन इन ओवरहेड कॉस्ट। क्योंकि 2 कंपनियां मिल जाएंगी तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। किस हिसाब से? क्योंकि वो शेयरिंग कर सकते हैं सेंट्रल सर्विसेज, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लीगल, सेल्स, प्रमोशन। यानी कि उनके जो अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं 2 कंपनियों के अलग अलग होते हैं, अब वो एक ही हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इनकी रिडक्शन हो सकता है ओवरहेड कॉस्ट में। और लास्ट इसके अंदर पॉइंट आता है कि जो पॉजिटिव सिनर्जी होती है शुड बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ कॉस्ट अटैच्ड विद द मर्जर एंड एक्विजिशन डिसीजन। तो जो भी हम पॉजिटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव सिनर्जी, यानी कि इसके लिए इन्होंने एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो नेट गेन होगा जब भी हम 2 कंपनियां मिलेगी, मर्जर एंड एक्विजिशन होगा, तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ सिनर्जी होगी ना 2 कंपनियों से मिलने से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है वो उसकी
कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मर्जर एंड एक्विजिशन, उससे मतलब वो ज़्यादा ही होना चाहिए, तो तभी हमारा नेट गेन हो पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्जर एक्विजिशन करने की वजह से समझिए कुछ और फॉर्मेलिटी होगी या जो जो पेपर वर्क करना होगा या लॉस वगैरह कुछ कंपेंसेट करने होंगे, अगर वो आपको ज़्यादा आ रहा है तो वो फिर आपको फायदेमंद नहीं होगा। नेट गेन कब होगा? जब आपको मिल रहा है वो ज़्यादा है और जो आपको देना पड़ रहा है वो कम है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म बाय आउट्स। ये वही पॉइंट है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो बाय आउट का मतलब क्या होता है? अ बाय आउट हैपेंस व्हेन अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन गेन कंट्रोल ऑफ अ कंपनी बाय बाइंग ऑल और मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स। तो ये कब होता है? बाय आउट का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर कोई एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन कंट्रोल गेन कर लेते हैं दूसरी कंपनी में। कैसे करेंगे वो गेन? या तो वो सारे या फिर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स अगर वो लोग बाय कर लेते हैं तो। इसी तरह से जो बाय आउट होता है उसके अंदर दो एंटिटीज इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है एक्वायरर कंपनी जो एक्वायर करने वाली है, और एक होती है टारगेट कंपनी यानी कि जो सेलिंग कंपनी आप कह सकते हैं। ये है जो खरीद रहा है और ये है जो बिक रही है, एक्वायरर एंड टारगेट कंपनी। अब इसके अंदर भी क्या होता है, हम कंट्रोल गेन करते हैं, लेकिन किस हिसाब से? ओनली थ्रू परचेज ऑफ शेयर्स, यानी कि हम शेयर्स उनके खरीद लेंगे और इस हिसाब से हम उसमें एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट गेन कर लेंगे। बाय आउट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लेवरेज्ड बाय आउट जिसे हम LBO कहते हैं, और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय आउट जो कि MBO से भी कहलाया जाता है। तो लेवरेज्ड बाय आउट, इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। लेवरेज कभी भी वर्ड आता है तो उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, और रिस्क इस वजह से होता है क्योंकि हम शेयर्स खरीदने वाले, तो शेयर्स किस हिसाब से खरीदने वाले होंगे? हम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट इन्वॉल्व होगा इसमें। जहाँ पे भी डेट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे भी लोन ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे लेवरेज वर्ड आता ही आता है। तो इसमें भी जब लेवरेज बाय आउट किया जाता है तब जो शेयर्स खरीदे जाते हैं उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट के साथ और बहुत ही लिटिल अमाउंट में इक्विटी कैपिटल हम देते हैं। और उसी के साथ जब हम मैनेजमेंट बाय आउट MBO करते हैं तो हम परचेस करते हैं बिजनेस ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी है उसके जो एक्चुअल में जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट पोजीशन में है वो लोग ही कंपनी को उनके ओनर से बाय कर लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, ओनर्स जो हैं वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है जो उसमें ऑन ग्राउंड जो काम संभाल रही है उससे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उस हिसाब से ओनर से ही वो बाय कर लेती है, तब हम उसे मैनेजमेंट बाय आउट कहते हैं। लास्ट में फिर ये पॉइंट आता है कि जब भी रिसेशनरी पीरियड होते हैं, जैसे कि 2018 में था और अभी लॉकडाउन के समय भी 2020 में भी थोड़ा रिसेशनरी पीरियड था, तो तब बाय आउट प्ले करते हैं एक मेजर रोल। कब? क्योंकि तभी हमें रीस्ट्रक्चरिंग या फिर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ऑफ फेल्ड या फिर फेलिंग बिजनेस, जो फेल हो चुके हैं या फिर जो कगार पे हैं फेल होने की, उनके लिए हमें ये बाय आउट वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और लास्टली बाय आउट जो है वो आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो जैसे कि कभी भी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर गवर्नमेंट वाली कोई कंपनी अगर वो नुकसान में जा रही होती है तो ज़्यादातर उन केसेस में जब पब्लिक सेक्टर से वो प्राइवेट कंपनी में तब्दील होती है तब हम बाय आउट का सहारा लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेक ओवर बाय रिवर्स बिड या फिर रिवर्स मर्जर। तो रिवर्स बिड या रिवर्स मर्जर का क्या मतलब होता है, अभी हम देख लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, लेकिन जब छोटी कंपनी अगर कंट्रोल ले लेती है बड़ी कंपनी का तो तब हम उसे कहते हैं टेक ओवर बाय रिवर्स बिड। तो इस केस में क्या होता है, ये मोस्टली फॉलो, ये जो कंसेप्ट है वो मोस्टली कहाँ फॉलो होता है, सक्सेसफुली फॉलो होता है फॉर द रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रीज। तो सिक इंडस्ट्रीज क्या होता है, कभी कभी हो सकती है वो बड़ी इंडस्ट्री हो लेकिन उसे छोटी इंडस्ट्री एक्वायर कर लेती है, क्योंकि वो जो छोटी कंपनी है वो प्रॉफिट में है और जो बड़ी कंपनी है वो सिक इंडस्ट्री में है। तो इसमें अभी हमें इस आंसर के अंदर हम 2-3 पॉइंट और सीखेंगे जिसके ऊपर इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से सुनिए कि कौन कौन सी द एक्वायर्ड कंपनी इज सेड टू बी बिग इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हम कब कहेंगे कि जो एक्वायर्ड कंपनी हो रही है यानी कि जिसे खरीदा जा रहा है वो बिग है और जो छोटी कंपनी है या फिर जो खरीदने वाली कंपनी है वो छोटी है, ये सब कब पता चलेगा? तो इसके लिए इनमें से कोई सी भी कंडीशन, 3 कंडीशन दी है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगी तो हम कहेंगे कि जो बिक रही है कंपनी वो बड़ी कंपनी है। कब कहेंगे? जब उसके असेट्स ज़्यादा हों, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी के असेट्स, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर यानी कि जो बिक रही है, ट्रांसफरी यानी कि जो खरीद रही है, तो जो बिक रही है उसके असेट्स ज़्यादा हों, या फिर इक्विटी कैपिटल टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी वो एक्सीड करता है इट्स ओरिजिनल इशूड कैपिटल। इसमें हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसफरी कंपनी है जो वो कैपिटल
परचेज कंसिडरेशन जो देगी उसके जो इक्विटी कैपिटल में देगी वो ओरिजिनल जो कंपनी था उससे ज़्यादा वाला है। और लास्ट पॉइंट आता है चेंज ऑफ कंट्रोल, कि क्या होगा जब ट्रांसफरी कंपनी जब उसको कंट्रोल करने लगेगी तो उसमें एक माइनॉरिटी होल्डर या फिर एक ग्रुप ऑफ होल्डर उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अब छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को कंट्रोल करने वाली है। तो इसमें 3 पॉइंट आ गए। सबसे पहला तो पॉइंट आता है असेट्स के ऊपर, दूसरा पॉइंट आता है कैपिटल के ऊपर, और तीसरा पॉइंट आता है कंट्रोल के ऊपर। और भी कंट्रोल कौन करने वाला है? माइनॉरिटी ग्रुप करने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रही है। और इसी आंसर में अगेन 3 पॉइंट हमें बताने हैं कि रिवर्स टेक ओवर कब और किस सिचुएशन में ज़्यादातर काम आता है। तो ये कब काम आता है? जब एक्वायर्ड कंपनी यानी कि जो बड़ी कंपनी है वो फाइनेंशियली वीक हो, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि सिक इंडस्ट्रीज में ये ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो स्मॉल कंपनी है यानी कि एक्वायरर कंपनी है वो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स होल्ड कर रही है एक्वायर्ड कंपनी में। यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये बिग कंपनी आना चाहिए। ये बिग कंपनी है, एक्वायर्ड कंपनी जो है वो बिग कंपनी है। व्हेन द पीपल holding top management position in the acquirer company want to be relieved of their responsibility, यानी कि जो बड़ी कंपनी है उसके जो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन होल्ड करने वाले जो लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होना चाहते हैं, उससे आराम लेना चाहते हैं, रिलीव ऑफ करना चाहते हैं, तब उन सिनेरियो में भी रिवर्स टेक ओवर प्लेस होता है। और लास्ट इसके अंदर पॉइंट लिखना है हमें कि एंटायर अंडरटेकिंग ऑफ हेल्दी एंड प्रॉस्परस कंपनी इज टू बी मर्ज्ड एंड वेस्टेड इन द सिक कंपनी विच इज नॉन वायबल। तो इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी अंडरटेकिंग ऑफ हेल्दी एंड प्रॉस्परस कंपनी वो मर्ज हो जाती है और वेस्ट हो जाती है इन द सिक कंपनी विच इज नॉन वायबल। तो क्योंकि यहाँ पे रिवर्स वाला काम हो रहा है, यानी कि सिक कंपनी के अंदर यानी कि मतलब छोटी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी को ले रही है, तो वही बात को इन्होंने एक बार फिर से यहाँ लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसमें लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पॉइंट लिखा गया है कि कंसेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स चाहिए रहती है जब भी हम फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है इसमें हम किसी के तो हम बोलेंगे कि डेट कम कर दिया या शेयर के अंदर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, अंडर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका रिडक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी काम रहता है या क्रेडिटर्स को वेव ऑफ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कंसेंट चाहिए रहती है बाहर के स्टेक होल्डर मतलब जिनका भी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है। इसमें गवर्नमेंट हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं और कस्टमर हो सकते हैं इस हिसाब से। और ये सुटेबल मोड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग है उन कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेटेड या साइजेबल लॉस इंकर कर रही हैं। इनका शेयर कैपिटल है वो भी सब्सटेंशियली इरोड हो चुका होता है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो होते हैं ओवर द ईयर वो शेयर कैपिटल से भी ज़्यादा, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं वो भी शेयर कैपिटल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से इसकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सिचुएशन तब काम आती है जब कोई भी कंपनी पोटेंशियली लिक्विडेशन के लिए जाने वाली हो। इसी के साथ लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि इन कंपनीज का रिवाइवल करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि जो उन्हीं कंपनी को रिवाइवल में लिया जाता है जो कि एक प्रॉमिस या प्रोस्पेक्ट करती है कि फ्यूचर में जाके वो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे सकती है। और इनके लिए जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तब हमें एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, हम एक नई बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके अंदर पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स ये सारी चीज़ें हम शो नहीं करते, और सारा का सारा जो शेयर कैपिटल है वो उसकी ट्रू और रियल वर्थ के ऊपर दिखाई जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज एन इक्विटी कर्व आउट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ स्पिन ऑफ। यानी कि हमें इक्विटी कर्व आउट क्या होता है वो भी बताना है, और वो स्पिन ऑफ से किस हिसाब से अलग है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये 2 पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन हम पहले स्पिन ऑफ पढ़ लेते हैं कि स्पिन ऑफ में क्या होता है। इन स्पिन ऑफ पेरेंट कंपनी डज नॉट रिसीव एनी कैश एज शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो जब स्पिन ऑफ होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसको कैश नहीं रिसीव होता पेरेंट कंपनी को, और क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो शेयर्स जो देने रहते हैं सब्सिडी कंपनी के, वो कैश के बदले या शेयर्स के बदले वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे दिए जाते हैं। और इसीलिए जो शेयर होल्डर जो होते हैं न्यू कंपनी में वो सेम ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें कैश या कुछ तो दिया ही नहीं गया और सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया गया है। मगर ऐसा इक्विटी कर्व आउट के केस में नहीं होता। इसमें क्या होता है, इक्विटी कर्व आउट एक पार्शियल स्पिन ऑफ की तरह काम करता है, जिसमें कि एक कंपनी
क्रिएट करती है इट्स ओन न्यू सब्सिडरी एंड सब्सिक्वेंटली ब्रिंग आउट इट्स आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी रहती है वो खुद ही अपनी एक नई सब्सिडरी क्रिएट कर देती है और उसके लिए आईपीओ भी ले आती है। इसीलिए यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो पेरेंट कंपनी है वो रिटेन करती है इट्स कंट्रोल एंड ओनली अ पार्ट ऑफ न्यू शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक। यानी कि पूरी की पूरी कंपनी जो है वो इनिशियल ओनर्स के पास ही होती है, लेकिन बस वो सिर्फ इक्विटी का अबाउट में क्या होता है, पार्शियल स्पिन ऑफ होता है, यानी कि कुछ हिस्सा नए शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए जाते हैं। हालांकि जब हम स्पिन ऑफ करते हैं तब जो पेरेंट कंपनी होती है वो अपनी सब्सिडरी को अलग से कैश या वैसे नहीं देती, शेयर्स इशू नहीं करती और सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अ शॉर्ट नोट ऑन हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड वर्टिकल मर्जर। यानी कि हॉरिजॉन्टल मर्जर और वर्टिकल मर्जर, इसके ऊपर एकदम इसमें तो 2 ही पॉइंट हैं, आप चाहें तो अपनी मॉड्यूल या दूसरे बुक से पढ़ के इसके पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपको ये सारे पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पर होता है, जैसे कि मर्जर इन द सेम इंडस्ट्री या फिर मार्केट शेयर। इसमें क्या होता है, सेम इंडस्ट्री के अंदर ही मर्जर होता है और इसकी वजह से मार्केट शेयर जो है आप अपना लार्जर कर सकते हैं। समझिए कि एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, दोनों एक दूसरे का कंपटीटर है, अगर वो दोनों मर्ज हो जाएं एक साथ तो वो एक हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाएगा और उस वजह से क्या होगा, वो एक मार्केट शेयर में उनका लार्जर हो जाएगा और इसी तरह से वो क्लोजर टू मोनोपोली या नियर मोनोपोली स्टेट में आ जाएंगे और साथ ही साथ अवॉइड कर देंगे कंपटीशन। क्यों? क्योंकि वो दोनों खुद ही कंपटीटर थे, जब 2 कंपटीटर आपस में मिल जाए तो वो मोनोपोली की पोजीशन में भी नियर आ सकते हैं, मार्केट शेयर उनका बढ़ जाता है, इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है। उसी के अपोजिट होता है बिल्कुल वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में होता है जैसे कि आप जो अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, जो सप्लाई चेन की जो चेन होती है उसके अंदर, जैसे कि ये रिटेलर है, ये वाला होलसेलर है और ये वाला एक्चुअली मैन्युफैक्चरर है, तो अगर ये दोनों साथ में मिल जाएं या फिर ये दोनों मिल जाएं या ये तीनों मिल जाएं, अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि बायर और सेलर रिलेशनशिप जिन कंपनीज में होता है, वो लोग अगर मिलते हैं तब हम उसे वर्टिकल मर्जर कहते हैं। इसके अंदर आप पॉइंट ये कह सकते हैं कि आपको जो रॉ मटेरियल वगैरह है, समझिए कि रॉ मटेरियल वाले ने मर्जर कर लिया जो एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहा है, तो उन्हें उसकी इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल वगैरह वो सब मिल जाएगा और चीप प्राइस पे या फिर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट जो होती है वो हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं वर्टिकल मर्जर के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एक्सप्लेन चॉप शॉप मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो चॉप शॉप मेथड में क्या होता है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करने ऐसी मल्टी इंडस्ट्री कंपनीज जो कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में है, जैसे कोई टेक्सटाइल में भी है और ग्रोसरी में भी है, मल्टी FMCG होते हैं, वैसे हर मतलब एक इंडस्ट्री है जो काफ़ी सारी बिजनेसेस में डील करती है, यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है, तो उसको अगर हम वैल्यू करने बैठे हैं तो वो ऐसे अंडर वैल्यू होगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू कब हो सकती है ज़्यादा, अगर वो जो मल्टी इंडस्ट्री है अगर उसको हम सेपरेट कर दें कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री टेक्सटाइल को अलग कर दें, मैन्युफैक्चरिंग को अलग कर दें, या उसके गुड्स वालों को अलग कर दें, सर्विसेज वालों को अलग कर दें, इंश्योरेंस को अलग कर दें, अगर हम ऐसा काम करें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। तो यानी कि डिवाइड एंड रूल अगर हम करें तो ईच इंडिविजुअल इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो सकती है, तब हम ये चॉप शॉप मेथड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक अटेम्प्ट किया जाता है टू बाय द एसेट्स बिलो देयर रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आज की डेट में आप अपने एसेट को रिप्लेस करने जाएं, यानी कि आप फिर से परचेस करने जाएं नया एसेट, तो कितनी प्राइस होगी, तो हम कौन सी प्राइस पे बाय करते हैं, बाय एसेट्स बिलो द रिप्लेसमेंट वैल्यू। इस अप्रोच के अंदर हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जब भी हमें चॉप शॉप वैल्यूएशन करना होता है तब हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप आता है कि आइडेंटिफाई द फर्म्स वेरियस बिजनेस सेगमेंट, कि भाई जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि वो मल्टी इंडस्ट्री है, मल्टी बिजनेस इंडस्ट्री है, तो उसके क्या क्या बिजनेस सेगमेंट है, वो कहाँ कहाँ किस किस प्रोडक्ट्स में या किस किस सर्विसेज में डील करती है, पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना। फिर हमें उसके साथ ही उसका एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशो फाइंड करना है फॉर द फर्म्स इन दोज इंडस्ट्रीज, यानी कि एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशो क्या है उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। ये दोनों चीजें, सबसे पहला तो बिजनेस सेगमेंट कौन कौन से क्या है और उसका एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशो क्या है बाकी फर्म्स का उसी इंडस्ट्री में, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद में अगला स्टेप आएगा, हमें थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है बेस्ड अपॉन द एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशो, यानी कि दूसरे लोग जैसे कि दूसरी कंपनी है वो अपना कैपिटल लगा के कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसका रेशो हम निकाल लेंगे एवरेज का, और वो हम हमारे कैपिटल के हिसाब से एम्प्लॉय करेंगे, तो उस हिसाब से हमें थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू हमारी पता चल जाएगी। अब जब हमने ये 2 स्टेप कर लिए हैं, उसके बाद में थर्ड और फाइनल स्टेप आता है एवरेज थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू टू डिटरमाइन द चॉप शॉप वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे अलग अलग जो हमारी बिजनेसेस हैं उसके अंदर ये थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे हर बिजनेस यूनिट की।
ये आपको समझने के लिए, अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल सम दिया हुआ है हमारे ICAI के प्रैक्टिस मैनुअल में, तो वो ज़रूर सॉल्व कर लेना। और इसके साथ ही हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशन का थियरी के सारे क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस मैनुअल के हैं वो कवर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रियंका पुरोहित signing off. All the very best. Happy learning.